नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर से बड़ी खबर सियासत की दुनिया से है। राजस्थान में सियासी जंग का पहला राउंड चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने आराम से जीत लिया। गहलोत का जादू एक बार फिर से चला। इसके संकेत कल ही मिल गए थे, आज उसी के मुताबिक नतीजा आया। गहलोत एमएलए साथ होने की वजह से मजबूत पोजीशन में दिखाई दिए। कांग्रेस हाईकमान उनके साथ था, इसलिए सचिन पायलट पहली बाजी हार गए। आज की स्थिति यह है कि कांग्रेस हाईकमान के आदेश पर अशोक गहलोत की सलाह पर सचिन पायलट को डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद से हटा दिया गया। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष पद से भी उनको हटा दिया गया। सचिन पायलट के जो करीबी मंत्री थे विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा, जो खुलकर सचिन पायलट के साथ खड़े थे, उन दोनों को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया। सचिन पायलट की जगह अशोक गहलोत की सरकार में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को राजस्थान कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया। सचिन पायलट के साथ राजस्थान यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, सेवा दल के अध्यक्ष और एनएसए के अध्यक्ष को भी हटा दिया गया। अब सवाल यह कि सचिन पायलट का क्या होगा, उनकी अगली मूव क्या होगी। कल सचिन पायलट सुबह मीडिया से बात करेंगे और अपनी रणनीति का खुलासा करेंगे। लेकिन सवाल यह कि क्या वो गहलोत सरकार के लिए खतरा बने हुए हैं? क्या कांग्रेस ने अपने दरवाजे सचिन पायलट के लिए बंद कर दिए हैं या अभी भी वापसी की कोई कोशिश है? इन सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको दूंगा। लेकिन आज की बड़ी डेवलपमेंट यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट की बगावत ने कांग्रेस में यूथ दे दी है। ऐसा कांग्रेस में कम देखने को मिलता है। जो नेता अभी तक बोलने से डर रहे थे या बच रहे थे, वो नौजवान नेता अब बोल रहे हैं। जितिन प्रसाद ने सचिन पायलट के खिलाफ ये व्यवहार को गलत बताया। प्रिया दत्त ने कहा कि कांग्रेस ने 2 नौजवान और ऊर्जावान नेता खो दिए, ये ठीक नहीं है। शशि थरूर ने ट्वीट किया, उनको इस बात का दुख है कि सचिन पायलट पार्टी से अलग हो गए। उनको लगता है कि सचिन पायलट पार्टी में रहते तो मिलकर सब पार्टी को सुधार सकते थे। इन सारी बातों का असर यह हुआ कि सोनिया गांधी ने जितिन प्रसाद और दीपेन हुड्डा से बात की। अब क्या सचिन की बगावत से राहुल गांधी की लीडरशिप पर सवाल उठेंगे? इसकी चर्चा भी आज हम करेंगे आज की बात में। रेजोल्यूशन कल पास किया था, जिसे माननीय कांग्रेस अध्यक्ष ने पूर्ण स्वीकृति देते हुए माननीय वेणुगोपाल जी, माननीय सुरजेवाला जी और माननीय अजय माकन जी, इन तीनों के साथ मुझसे सबसे चर्चा कर 4 प्रमुख निर्णय अभी सूचित किए। ये आपके सामने ये बताते हुए खुशी है कि भाई गोविंद डोटासरा जी ये नए पीसीसी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा। और साथ ही साथ हमारे दूसरे भाई गणेश घोगरा जी ये यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। साथ ही साथ हमारे उप मुख्यमंत्री जी और हमारे अन्य 2 मुख्यमंत्री। जब कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग खत्म हुई, दिल्ली से भेजे गए तीनों नेता बाहर आए। उन्होंने जो कहा उसका मतलब था कांग्रेस में जो कुछ हो रहा है उसके लिए बीजेपी कसूरवार है। सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को गिराने की कोशिश कर रही थी। सचिन पायलट तो सिर्फ मोहरा थे। पार्टी सब बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन जनादेश का अपमान हो यह नाकाबिले बर्दाश्त है। इसलिए सचिन पायलट और उनके साथियों के खिलाफ एक्शन हुआ है। मुझे खेद है कि श्री सचिन पायलट और कुछ उनके मंत्री साथी वो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में भटककर कांग्रेस पार्टी की जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने का षड्यंत्र और साजिश कर रहे हैं। ये अस्वीकार्य है। इसीलिए बड़े दुखी मन से और खेद से कांग्रेस पार्टी ने श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को
और श्री रमेश मीना जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। दूसरा, हमारे बहुत तजर्बेकार और काबिल साथी गोविंद सिंह दोतासरा जी को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष बनाया जाता है। अशोक गहलोत ने भी इसी लाइन पर बात की। उन्होंने कहा कि सरकार गिराने की साजिश तो 6 महीने से चल रही थी। सचिन पायलट के साथ मिलकर बीजेपी कांग्रेस के विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही थी। गहलोत ने कहा उनको साजिश का पता पहले से था, इसलिए उन्होंने भी पूरे इंतजाम किए थे। मजबूरी में हाईकमांड को फैसला करना पड़ा। ये पिछले 6 महीने से षड्यंत्र चल रहा था और हम सबको जानकारी थी कि ये षड्यंत्र बहुत बड़ा है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है और ये चलता रहा और जो स्थिति आज पहुंची उसी कारण पहुंची है। हमारे कुछ साथी गुमराह होकर के चले गए दिल्ली के अंदर और बीजेपी के मंसूबे पूरे नहीं हुए। उन्होंने जो कुछ भी खेल खेला था जनबल के आधार पर, जैसे कर्नाटका के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान, वही करना चाहते थे वो लोग। खुला खेल था और मैं समझता हूँ कि खुले खेल में वो लोग मार खा गए। मैं सचिन पायलट को बचपन से जानता हूं। उनके पिता राजेश पायलट मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। उनकी राजनीति और मेरा जर्नलिज्म लगभग साथ साथ शुरू हुआ था। सचिन जब कॉलेज में पढ़ते थे तब उनसे बात होती थी। वो 17 साल से राजनीति में हैं। 26 साल की उम्र में एमपी बन गए थे। 34 साल की उम्र में राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष बने। एक के बाद एक सफलताएं मिली और राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर सचिन ने बहुत मेहनत की और राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार बनी उसमें सचिन पायलट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, सब जानते हैं। आज उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से डिप्टी चीफ मिनिस्टर का जिक्र हटा दिया। आज सचिन पायलट के करीबी जिन 2 मंत्रियों को हटाया गया, विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा, इन दोनों ने पूर्व स्पीकर दीपेंद्र शेखावत के साथ मिलकर एक स्टेटमेंट जारी किया जो माना गया कि ये सचिन पायलट की तरफ से कहा गया है। इन लोगों ने कहा कि कई साल पार्टी की पूरी निष्ठा और मेहनत से सेवा की और फिलहाल अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए एक स्टैंड लिया। और इन लोगों ने बड़े साफ साफ कहा कि सचिन पायलट का जो अपमान हुआ है उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इन लोगों ने कहा कि इन्होंने जो मुद्दे उठाए पार्टी में उसकी सजा उन्हें मिली। मेरा विभाग खाद्य आपूर्ति विभाग था, उसमें फूड एंड सिविल सप्लाई में जो काम किया, राजस्थान में सबसे पहले नंबर पे हमारा विभाग रहा और पूरे भारतवर्ष में रामविलास पासवान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सराहा गया कि अच्छा कार्य राजस्थान में हुआ और ईमानदारी से काम किया मैंने। उसका नतीजा मुझे ये मिला कि उन्होंने बर्खास्त किया। ऐसा कौन सा हमने पार्टी के खिलाफ या कोई ऐसा अनियमितताएं की या पार्टी के खिलाफ गए, हमारी नाराजगी थी तो हमने पार्टी के मंच पे बात रखी और पार्टी के मंच पे जो बिंदु थे उनके लिए वही कि हमारी समस्याओं का समाधान करें। जनता से जुड़ी हुई समस्याएं, गरीब से जुड़ी हुई समस्याएं, SC ST से जुड़ी हुई समस्याएं। अब सवाल है कि जो अशोक गहलोत कह रहे हैं, क्या वाकई में सचिन पायलट के पीछे बीजेपी की ताकत है? बीजेपी अब क्या कर सकती है? क्या बीजेपी सचिन पायलट के भरोसे पर है या फिर सचिन पायलट बीजेपी के भरोसे है? अशोक गहलोत का कहना है कि वो हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। खबर यह भी कि अशोक गहलोत अब 16 जुलाई को मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कांग्रेस उन नेताओं को एडजस्ट करेगी जिनके बारे में थोड़ा भी शक है या जो सचिन पायलट के साथ जा सकते हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि गहलोत सरकार माइनॉरिटी में आ चुकी है। पहले अशोक गहलोत को बहुमत साबित करना होगा और उसके बाद वो कैबिनेट एक्सपेंशन करें। सरकार के अंदर ही आपस में एक दूसरे के प्रति गतिरोध है। जब से सरकार का निर्माण हुआ है तब से लेकर के आपने देखा, विधानसभा के फ्लोर पर देखा, बहस में देखा, व्यक्तिगत टिप्पणियों में देखा, अखबारों में जिस प्रकार का कमेंट्स किया, उससे लगता था कि सरकार के अंदर अंतर्द्वंद चल रहा है और आज उस अंतर्द्वंद का पटापेक्ष हो गया।
है ना। हम लोगों के और चाहे जितने उन्होंने आरोप लगाए हैं, पर मैंने एक ही बात कही थी कि आप लोग अगर कुछ है तो अपने घर की फूट से ही मरने वाले हैं। और आज ये स्पष्ट हो गया कि डिवाइड एकदम वर्टिकल डिवीजन हो गया पार्टी का। फ्लोर टेस्ट के बिना इस बात का पता नहीं लगेगा कि वास्तव में किसके साथ कितने वोट है कितने हैं। लेकिन हम ये जरूर चाहेंगे कि मुख्यमंत्री अगर कैबिनेट का विस्तार करना चाहे तो बिना फ्लोर के टेस्ट किए नहीं कराए। बीजेपी का इल्जाम तो यह है कि अशोक गहलोत ने विधायकों को कैद करके रखा है, सरकारी मशीनरी का मिसयूज किया जा रहा है। इस इल्जाम को साबित करने वाला एक वीडियो भी आया। भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 एमएलए हैं। कल तक ये दोनों विधायक सरकार के साथ थे, अशोक गहलोत का साथ दे रहे थे, लेकिन कल पार्टी ने जब फैसला किया कि अगर वोटिंग की नौबत आती है तो उसके विधायक तटस्थ रहेंगे, वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। इसके बाद सरकार का रुख बदल गया। कल तक जो विधायक खुलेआम घूम रहे थे, आज उनके घर के बाहर पुलिस का पहरा हो गया। बीटीपी के विधायक राजकुमार ने अपना वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इस वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस वाले विधायक की गाड़ी को रोक रहे हैं। पुलिस ने विधायक को आगे जाने से रोक दिया और पुलिस वालों ने विधायक की गाड़ी की चाबी छीन ली। विधायक के बार बार कहने पर भी पुलिस वालों ने गाड़ी की चाबी दी नहीं। आप आगे गाड़ी लगा के भागेंगे थोड़ी गाड़ी। आप गाड़ी सर देखो, आप एक ऑफिसर हो, आप गर्मी में बैठेंगे क्या? आप गाड़ी आगे खड़ी है आपकी, हम भागेंगे थोड़ी। क्या है? अरे यार आप लोग समझते नहीं हो क्या? हम समझे हुए हैं, कोई खतरा बताए इसलिए। हाँ तो खतरा बताए तो क्या हुआ? तो खतरा है तो चाबी निकालने से खतरा हट जाता है क्या? मेरी बात सुनो, वो सर गर्मी नहीं हो रही, बिल्कुल हो रही। हम आपकी गाड़ी आगे लगा रखी है ना आपने? चाबी क्या अपनी गाड़ी की? ले गया वो। मैंने असली कहा था खास नहीं करना। 100 नंबर पे फोन करूँ क्या? पर वो तो ही नहीं की। मैं राजस्थान विधानसभा का 84 विधानसभा क्षेत्र से विधायक हूँ और वर्तमान में जो राजस्थान में स्थिति पैदा हो चुकी है, अभी ये हाल है कि हमें एक तरह से कैद कर रखा है, क्योंकि आज 3 दिन हो गए हमारे एमएलए क्वार्टर पे थे। कई लोग कह रहे हमारे साथ चलो हमारे साथ चलो, और आज पुलिस प्रशासन की 3 से 4 गाड़ियां हमारे साथ लगी है। मैं क्षेत्र के लिए निकला, लेकिन वो लोग निकलने नहीं दे रहे हैं और चारों तरफ गाड़ियां लगा दी है और मेरी गाड़ी की चाबी भी ले ली गई है और दोनों तरफ ये पुलिस लगी हुई है। मतलब एक तरह की बदतमीजी की जा रही है। ये तो वो एमएलए हैं जो कल तक अशोक गहलोत के साथ थे, आज कैसे हालत बदले हैं। अब मैं आपको सुनाता हूं कि राजस्थान में बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने क्या कहा। सतीश पूनिया ने कहा कि बीजेपी अपनी तरफ से कुछ नहीं करेगी, गहलोत की सरकार खुद ब खुद गिरेगी। सचिन पायलट इस सरकार की नींव की ईंट से, और गहलोत ने खुद ही नींव को हिला दिया, तो इमारत कब तक बचेगी। पूनिया ने यह भी कहा कि कांग्रेस में जमीन से जुड़ा नेता नहीं चलता, मलाई वही खाता है जो एक परिवार का वफादार हो। 2018 में पूरी की पूरी बीएसपी को, बहुजन समाज पार्टी को जो खा गए, जिन निर्दलियों को जिस तरीके से अनैतिक दबाव से उनको जोड़े रखने की कोशिश हुई और आज भी उससे बाज नहीं आए। आपने देखा होगा अभी बीटीपी के विधायकों का वीडियो, उन पर पिछले कई दिनों से पहरा है और सब लोगों की, हम लोगों की, अपने खुद के लोगों की जासूसी, फोन टैपिंग, ये तो आदत में ही है। इस तरीके से तानाशाही के जरिए सामान्य सी किसी टेलीफोनिक बात को केवल बीजेपी को बदनाम करने के लिए कोई साधारण से कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने अपनी कोई बात की होगी, इतने सियासी षड्यंत्रों के बाद बिना किसी परफॉर्मेंस के, मुझे लगता है कि सरकार की अब विदाई का समय आ गया। लगभग इसी तरह की बात उमा भारती ने कही। उमा भारती काफी दिन बाद सामने आई, दिखाई नहीं। असल में आज कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए सिंधिया पहली बार उमा भारती से मिलने उनके घर पहुंचे। उमा भारती ने फूल बरसाकर तिलक करके उनका स्वागत किया और इसके बाद उमा भारती ने कहा कि बहन भाई में पता नहीं ऐसा क्या है, इनके चक्कर में कांग्रेस को सिंधिया और पायलट जैसे हीरो की चमक नहीं दिखाई देती। मैं कहूंगी कि कांग्रेस बहुत अभागी पार्टी है, जिसने ऐसे हीरे को गंवा दिया अपनी गलती से, उसका इतना अपमान किया, उसका परिणाम निकला। मैं कहूंगी कि कांग्रेस बहुत ही अभागी पार्टी है। पहले देखिए इंदिरा जी थी, चलता था, अगर वो जोर से अपना वर्चस्व रखती थी तो वो स्वयं भी तपस्या करती थी, सड़कों पर जाती थी, संघर्ष करती थी।
लेकिन ये जो दो भाई बहन है, इनका क्या है, इनके पास क्या है सिवाय इसके कि एक खानदान का टैग लगा हुआ है इनके साथ में। इसके अलावा एक कहाँ मेहनत करते हैं, कहाँ जाते हैं? तो जो पढ़े लिखे मेहनत करने वाले कांग्रेस के युवा वर्ग के लोग हैं, उनको ये चाहते हैं कि उनके गुलामों की तरह रहे, और ये नहीं रहेंगे। इसलिए आज कांग्रेस की जो नाश लग रही है, अभी तो और लगेगी, और इसके लिए सिर्फ ये राहुल गांधी और उनकी बहन यही लोग जिम्मेवार होंगे। उमा भारती की इस मुलाकात के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में असेंबली सीटों के लिए हो रहे 24 बाई इलेक्शन की कैंपेन के लिए निकले। हर जगह उनके निशाने पर कांग्रेस थी। सिंधिया ने कहा, कांग्रेस में वही सफल है जो चाटुकार हो, जो परिवार की परिक्रमा करे और नए नेतृत्व की अनदेखी को बर्दाश्त करता रहे। मैंने ये पहले भी कहा है, आज भी कहूंगा, कांग्रेस में जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, काबिलियत लोगों के लिए कोई जगह नहीं, और यही एक एक राज्य में देखने को मिल रहा है। आज राजस्थान के मुद्दे पर सिंधिया बोले, जितिन प्रसाद बोले, प्रिया दत्त बोली, शशि थरूर बोले, लेकिन सचिन पायलट ने आज कुछ नहीं कहा और इस बात के संकेत दिए कि कल वो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने अपनी बात रखेंगे। दिल्ली में हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी सचिन पायलट के घर के पास और कांग्रेस में हो रही हलचल पर पूरी नजर रख रही हैं और इस वक्त विजय लक्ष्मी हमारे साथ हैं। विजय, ये खबर सुनी है कि सचिन पायलट कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्या इसकी कोई कॉन्फर्मेशन आपके पास में है? जी देखिए, अभी जो उनके कैंप के लोग हैं वो कह रहे हैं कि कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करेंगे। एक टेंटेटिव टाइम सुबह 10 बजे का बताया जा रहा है, लेकिन साथ में ये भी कहा जा रहा है कि ये एक टेंटेटिव टाइम है, इसमें थोड़ा चेंज भी हो सकता है, लेकिन कल वो प्रेस से मुखातिब जरूर होंगे। ऐसी बात लगातार उनके जो करीबी लोग हैं वो हमें बता रहे हैं कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सचिन पायलट करेंगे। विजय लक्ष्मी, जो आज हम बातें सुन रहे हैं, जितिन प्रसाद ने एक ट्वीट किया, शशि थरूर ने एक ट्वीट किया, प्रिया दत्त इस पर बोली हैं, दीपेंद्र हुड्डा मैंने सुना कि वो सोनिया गांधी से मिले हैं। तो क्या हो रहा है? ये जो यूथ ब्रिगेड है कांग्रेस की, जो यंग लोग हैं, ये वो लोग हैं जो एक समय राहुल गांधी के साथ खड़े नजर आते थे। जी, एक बड़े नेता से बात मैंने भी की तो वो कह रहे थे कि थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट, ऐसा लग रहा है। कांग्रेस के जो यंग ब्रिगेड है सो कॉल्ड, वो जरूर ये जो पूरा घटनाक्रम है, जैसे जितिन प्रसाद ने कहा कि सचिन पायलट ना सिर्फ कलीग थे बल्कि एक अच्छे दोस्त भी थे और काफी उन्होंने मेहनत की पार्टी के लिए। प्रिया दत्त के ट्वीट पे भी कुछ उसी तरह के स्वर दिखे, शशि थरूर ने भी अपने ट्वीट में यही बात की। तो कांग्रेस पार्टी समझती है इस बात को कि जहां तक बात है परसेप्शन की, ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, जब भी आप बात करते हैं यंग ब्रिगेड की, तो राहुल गांधी के बाद जिन लोगों के नाम लिए जाते हैं यंग ब्रिगेड में, वो तमाम एक के बाद एक छिटक करके बीजेपी की तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए। सचिन पायलट जो कि राजस्थान की राजनीति में एक अहम उनका रोल रहा, जहां तक कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने की बात है 2018 के चुनाव में, लेकिन उस सब के बावजूद ये तमाम नेता नाराज होकर के दूसरी पार्टियों का रुख कर रहे हैं या अपनी नाराजगी जता रहे हैं, पार्टी से अलग होने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर कांग्रेस की जो लीडरशिप है उस पर एक सवालिया निशान जरूर खड़ा करता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि लीडरशिप अनएक्सेसिबल है, बातचीत नहीं हो पाती है, कोई फोरम नहीं है जहां पर वो अपनी बात रख सकें। सचिन पायलट जो हैं वो भी कह रहे हैं कि उनकी अवहेलना हुई, उन तमाम चीजें थी, तमाम बातें थे, वो लगातार अपनी सीनियर लीडरशिप को उन तमाम चीजों से अवगत करा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद कोई रिजॉल्व किसी तरह से किसी ने कोशिश नहीं की कि वो जो ग्रीवांसेस हैं उनका किसी तरह से कोई उनको रिजॉल्व किया जाए। इसको लेकर के सचिन पायलट पिछले काफी दिनों से नाराज चल रहे थे और ये बात वो अलग अलग नेताओं को अपनी तरफ से बता चुके थे। पिछले रविवार को भी उनकी एक वरिष्ठ नेता से बात हुई थी कांग्रेस के, जिसमें उन्होंने सारी बात बताई। उन्होंने बताया कि क्या परेशानी उनको कांग्रेस पार्टी में हो रही है, किस तरह से उनकी अवहेलना हो रही है, किस तरह से उन्होंने मेहनत की थी विधानसभा चुनाव में, लेकिन उस सब के बावजूद जो जो उन्हें वायदा किया गया, उनकी पार्टी से जो जो शिकायतें थी वो भी किसी तरह से रिजॉल्व करने की कोशिश लीडरशिप की तरफ से नहीं हुई। कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि जब बिल्कुल चीजें एकदम कोलैप्स होने की कगार पे आती हैं, तभी सीनियर लीडरशिप या सो कॉल्ड जो
शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का वो एक्शन में दिखता है। उससे पहले नेता कहते रहते हैं कि वो परेशान हैं, उनको ये दिक्कत है, ओल्ड गार्ड काम नहीं करने दे रहा है, जहां तक यंग गार्ड की बात है। लेकिन जब तक चीजें एकदम कोलैप्स करने के स्टेज पर नहीं आ जाती हैं, जब तक चीजें एकदम टूटकर बिखर नहीं जाती हैं, तब तक शीर्ष नेतृत्व जो है वो कहीं भी एक्शन में नजर नहीं आता है। पिछले 2 से 3 दिनों में बातचीत जरूर हुई सचिन पायलट से शीर्ष नेतृत्व की, लेकिन तब तक लगता है कि सचिन पायलट अपना मन बना चुके थे कि उन्हें क्या करना है। आपने बिल्कुल ठीक कहा विजय लक्ष्मी। हम इतने दिनों से देख रहे हैं जब बिल्कुल बात हाथ से निकल जाती है तब लोग सामने आते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं, और सचिन के साथ ये हुआ, सिंधिया के साथ ये हुआ, और अब न जाने कितने और लोगों के साथ ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, पूरी नजर रखिए और हम लगातार आपसे बात करते रहेंगे। सचिन पायलट कांग्रेस में रहकर बेचैन क्यों है? असली बात है, उन्हें लगता है कि राजस्थान की राजनीति में उनका अस्तित्व खतरे में है, उन्हें खत्म करने की कोशिश हो रही है। उन्हें पूरी तरह से, नाम के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे लेकिन पूरी तरह साइडलाइन कर दिया गया था। वो ये भी मानते हैं कि अगर अब उन्होंने आवाज नहीं उठाई तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन ये ऐसा महसूस करने वाले सचिन पायलट अकेले नहीं है। सिर्फ ज्योतिराज सिंधिया नहीं है, कांग्रेस में पूरी की पूरी नई जनरेशन के लोग, मिलिंद देवड़ा, दीपेंद्र हुड्डा, जितिन प्रसाद, ऐसे तमाम नेता हैं जो सचिन पायलट को साइडलाइन किए जाने से परेशान हैं। इन्हीं के लिए सचिन ने कहा कि सत्य पराजित हो सकता है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। ये उन्होंने ट्वीट करके कहा। बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ी चुनौती राहुल गांधी के सामने है। ये सारे के सारे नेता राहुल गांधी की टीम का हिस्सा थे। हम रोज देखते थे ये राहुल को मजबूत करने के लिए काम कर रहे थे, नई कांग्रेस बनाना चाहते थे। अब मजे की बात यह कि अब कहा जा रहा है कि सचिन पायलट से बात की जाएगी, राहुल गांधी उनकी बात सुनेंगे। लेकिन आज सचिन पायलट का साथ देने वाले एक एमएलए ने एक शेर कहा, और इसके बाद राहुल गांधी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये मैं शेर आपको बताता हूं उन्होंने क्या लिखा। काट कर जुबान मेरी कह रहा है वो जालिम, काट कर जुबान मेरी कह रहा है वो जालिम, अब तुझे इजाजत है हाल दिल सुनाने की। तो कांग्रेस में घमासान है, राजस्थान में सरकार पर संकट है, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस के नेताओं के लिए बड़ा इशू है प्रियंका गांधी का बंगला। आज दिल्ली में प्रियंका गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस एक बार फिर से चर्चा में आया। हुआ यह कि प्रियंका गांधी को दिल्ली में लोधी एस्टेट का जो सरकारी बंगला है 1 अगस्त तक खाली करना है, और आज अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हरदीप पुरी ने कहा कि कांग्रेस के सीनियर लीडर ने उन्हें फोन करके प्रियंका गांधी को सरकारी बंगले में रहने के लिए एक्सटेंशन देने की रिक्वेस्ट की। अब जैसे हरदीप पुरी का ट्वीट आया तो कांग्रेस में हलचल शुरू हुई। कांग्रेस पार्टी ने हरदीप पुरी के बयान को गलत बताया, प्रियंका गांधी ने रिएक्ट किया और उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि यह फेक न्यूज है। उन्होंने लोधी एस्टेट वाले बंगले में रहने के लिए किसी तरह का एक्सटेंशन नहीं मांगा, सरकार से इस मामले में कोई रिक्वेस्ट नहीं की। वो 1 अगस्त तक बंगला खाली कर देंगी। प्रियंका के इस ट्वीट पर फिर से अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हरदीप पुरी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक पावरफुल लीडर ने उन्हें 4 जुलाई 2020 को दोपहर 12:05 पर फोन किया था और रिक्वेस्ट की थी कि लोधी एस्टेट वाले सरकारी बंगले को कांग्रेस के किसी और एमपी को अलॉट कर दिया जाए ताकि प्रियंका वहां रह सके। इस ट्वीट के बाद प्रियंका बैकफुट पर आई, उनकी टोन बदली। उन्होंने फिर से ट्वीट किया और लिखा कि हरदीप पुरी जी, अगर किसी ने फोन किया तो उनकी चिंता के लिए शुक्रगुजार हूं और आपका भी शुक्रिया अदा करती हूं कि आपने इस रिक्वेस्ट को कंसिडर किया, लेकिन फिर भी यह फैक्ट नहीं बदल सकता कि मेरी तरफ से ऐसी कोई रिक्वेस्ट न पहले की गई और न अब कर रही हूं। प्रियंका ने कहा कि वो 1 अगस्त तक सरकारी बंगला खाली कर देंगी, जैसा नोटिस उन्हें दिया गया है। इसके बाद प्रियंका गांधी को हरदीप पुरी ने फिर जवाब दिया। उन्होंने सब कुछ कह दिया, सिर्फ कांग्रेस लीडर का नाम नहीं लिया। हरदीप पुरी ने कहा जिस लीडर ने कॉल किया था वो कांग्रेस में टॉप पर है, गांधी फैमिली के राजनीतिक सलाहकार हैं और गांधी फैमिली के कहने पर ही बोलते हैं और काम करते हैं, और जब उन्होंने रिक्वेस्ट किया तो हमने गुड फेथ में
2 महीने का एक्सटेंशन देने का फैसला किया। हरदीप ने यह भी लिखा कि पब्लिक में जाने से पहले पार्टी के अंदर इस तरह के इशू रिजॉल्व कर लीजिए, क्योंकि बंगले में रहना और फिर विक्टिम कार्ड खेलना, ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। हालांकि हमारे संवाददाताओं ने इस मामले पर हरदीपपुर से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कैमरे पर कुछ नहीं कहना चाहते। सिर्फ इतना उन्होंने कहा, जो फैक्ट था उन्होंने सबके सामने रख दिया। लेकिन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने कहा कि प्रियंका को बंगले के इस पूरे एपिसोड पर सफाई देनी चाहिए। ये 1 अगस्त की तिथि शायद कोई मुहूर्त उन्होंने किस दिशा में किसमें देख करके निकलवाया होगा। जब आप अपात्र हो गए तब बंगले में बने रहने के लिए आप इस तरह की तिथियां घोषित करके और आगे बहाने क्यों ढूंढ रहे हैं? मुझे इसका कोई जो है उत्तर और स्पष्ट उत्तर उनका प्रतीत नहीं होता है। उनकी स्पष्टता, उनको इस विषय को भी। कल मैंने आपसे कहा था कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ रॉय की मौत एक बड़ा इशू बनेगी, और किस तरह से इस एमएलए के हत्या के विरोध में बीजेपी ने नॉर्थ बंगाल में 12 घंटे का बंद किया। सिलीगुड़ी, रायगंज से लेकर कूच बिहार तक बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन किया। ये इस इशू को बड़ा बनाने की एक कोशिश है। कई इलाकों में पश्चिम बंगाल पुलिस ने बीजेपी के वर्कर्स की पिटाई भी की, लाठीचार्ज किया, दौड़ा कर पीटा। बीजेपी के लोग इसलिए भी नाराज हैं क्योंकि पुलिस ने तो पहले से ही कह दिया कि एमएलए की मौत आत्महत्या का मामला है। आज जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें भी यही साबित करने की कोशिश की गई कि देवेंद्र नाथ राय ने खुद को फांसी लगाई। इसकी शिकायत को लेकर आज बीजेपी के नेताओं ने दिल्ली में राष्ट्रपति भवन का दरवाजा खटखटाया, होम मिनिस्टर अमित शाह से दखल देने की मांग की। बीजेपी ने मांग की है कि पश्चिम बंगाल में सरकार राजनीतिक विरोधियों की हत्या करवा रही है, इसलिए वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी पुरुलिया के अंदर हमारे नौजवान कार्यकर्ताओं को इस प्रकार लटकाया था और बाद में पुलिस ने कहा कि आत्महत्या। ये पूरी तरीके से ममता जी की साजिश है, टीएमसी सरकार की साजिश है कि विपक्ष को कुचलना हिंसा के माध्यम से, और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहा है हिंसा बढ़ती जा रही है। आज हमने महामहिम राष्ट्रपति जी से सुबह चर्चा की और कहा कि 356 लगाइए। ये सरकार अब चूँकि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल कोलैप्स हो गया है, पुलिस का राजनीतिकरण हो वहाँ तो ठीक है, पर पुलिस का अपराधीकरण होने लग गया। पुलिस खुद साथ में गुंडों के साथ खड़े होकर हत्या करा रही है और उनको संरक्षण प्रदान कर रही है। तो इसी सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमने यही बात सुबह महामहिम राष्ट्रपति जी से भी कही थी, अभी हम गृह मंत्री से मिलकर आ रहे हैं और हमने कहा कि इस प्रकरण की तो सीबीआई जांच कराएं। आज देवेंद्र नाथ राय की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें कहा गया कि देवेंद्र रॉय की मौत हैंगिंग से हुई। बॉडी में किसी तरह की इंटरनल या एक्सटर्नल इंजरी के कोई निशान नहीं है। इसी मामला सुसाइड का ही लगता है। बाबू सुप्रियो ने आज इल्जाम लगाया कि पूरी सरकार हत्या को आत्महत्या साबित करने में लगी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इसी साजिश का हिस्सा है। ये जो मैन्युफैक्चर्ड पोस्टमार्टम्स है, जो प्री मेडिटेटेड है कि इसमें क्या करना है, क्या बोलना है, क्या लिखना है, ये सारी चीज़ें जो दबाव देके करवाया जाता है। ये पोस्टमार्टम में एक शब्द का इस्तेमाल किया है, एंटीमॉर्टम। एंटीमॉर्टम शब्द का मतलब है कि जीवित अवस्था में उस आदमी जो है या तो खुद को लटकाया या किसी ने लटकाया। एंटीमॉर्टम शब्द जब आप पोस्टमार्टम में यूज़ करते हैं तो नॉर्मली सुइसाइड मतलब पहले उसका मृत्यु हो गया है या उसकी हत्या करके बाद में लटकाया गया है, ये संभावना जो है वो मिट जाती है। एक वो है। दूसरा, एक जब आप लटकाते हैं तो उसमें एक रस्सी का एक निशान आती है, उसमें अगर नॉन लीनियर ऐसा कुछ कहते हैं कंटिन्यूअस निशानी अगर ना हो तो उसमें भी कुछ सुसाइड का तथ्य जो है वो एस्टैब्लिश होती है, ऐसा है। तो दो टेक्निकल शब्दों का इस पोस्टमार्टम में एकदम सुचारू रूप से यूज़ की गई है। और ममता सरकार जो भी इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है वो किसी भी तरीके से वो सीधा और सच्चाई के साथ नहीं हो सकती है। इसलिए हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को भी ये कहा और माननीय गृह मंत्री जी को भी ये कहा कि इसका सीबीआई जांच तो ज़रूर होना चाहिए। और मेरे ख्याल से ममता दीदी ये सारे करतूतों को लीड करती है, उनके निगरानी में होती है। और कभी भी आपने किसी भी जगह में आप नहीं देखेंगे कि राजनीतिक हत्या के विरोध में ममता दीदी कभी कुछ कहती है। ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि पश्चिम बंगाल में इतिहास है
बड़े पैमाने पर राजनीतिक हत्याओं का। एक जमाना था जब सीपीएम का राज था तो सीपीएम के गुंडे ममता बनर्जी की पार्टी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाते थे, बम फेंकते थे, चाकू मारते थे। अब बंगाल में सीपीएम लगभग खत्म होने के कगार पर है। ममता बनर्जी पावर में है, बीजेपी से उनका मुकाबला है, इसलिए ममता की पार्टी के लोग बीजेपी के नेताओं को निशाना बना रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले इसी तरह की रिपोर्ट्स आई थी, फिर पंचायत चुनाव में भी यही देखने को मिला। आज भी बहुत सारे सरपंच हैं जो बीजेपी के टिकट पर इलेक्ट हुए, अब भी इतनी दहशत है कि चुनाव जीतने के बाद वो अपने घर नहीं आए। अब बंगाल में असेंबली के इलेक्शन होने वाले हैं, इसलिए फिर से हिंसा का खूनी दौर शुरू होगा और ये विधायक की हत्या, विधायक को मारकर फांसी पर लटकाने का इल्जाम उसकी शुरुआत है। पूरा सिस्टम ये कहे कि ये सुसाइड का केस है तो इसे बीजेपी के लोग शर्मनाक नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। जब सरकार अपराधियों को, अपराध को प्रोटेक्शन देने लगे तो फिर सिस्टम की हत्या होती है, इसे कोई नहीं रोक सकता। इस मामले में ममता बनर्जी को योगी आदित्यनाथ से सीखना चाहिए कैसे उन्होंने राजनीति में जो अपराधी घुसे हुए थे, बड़े बने हुए थे, उनको एक एक करके सिस्टम से बाहर किया। और रिसेंट उदाहरण विकास दुबे का है, जिसने पुलिस वालों की हत्या की। राजनीतिज्ञों का उसे संरक्षण मिला था, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ा और फिर वो एनकाउंटर में मारा गया। लेकिन उसके गुनाहों के सबूत और गुनाहों के गवाह एक एक करके सामने आ रहे हैं। यूपी पुलिस ने 8 पुलिस वालों की हत्या में शामिल विकास दुबे की गैंग के एक और मेंबर को आज अरेस्ट किया है। इस अपराधी ने 2 जुलाई की खूनी रात का पूरा सच कैमरे के सामने उगला। उसने बताया कि किसने पुलिस रेड की मुखबिरी की, विकास ने गैंग के किस किस मेंबर को बुलाया था, हथियार कहां से मंगवाए थे, कौन कौन से हथियार थे, किसने कहां खड़े होकर फायरिंग की, किस पुलिस वालों को किसने मारा। यह पूरी डिटेल शशिकांत नाम के इस हत्यारे ने पुलिस के सामने उगल दी। शशिकांत पांडे पर 50,000 रुपए का इनाम था। 2 जुलाई की रात 8 पुलिस वालों की हत्या करने के मामले में जो 21 आरोपी हैं, उनमें शशिकांत भी शामिल है। इस अपराधी की निशानदेही पर पुलिस ने वो हथियार बरामद किए जो पुलिस वालों से लूटे गए थे। पुलिस ने लूटी गई AK-47 और एक राइफल भी बरामद की। इसके बाद कुछ कारतूस बरामद किए गए। शशिकांत पांडे ने यह भी बताया कि पुलिस वालों के हत्याकांड में कम से कम 25 से 30 अपराधी शामिल थे। सबके लिए हथियारों का इंतजाम विकास दुबे ने करवाया था। कुछ लोग अपना असला खुद लेकर आए थे। किन किन लोगों ने गोली चलाई थी बताओ? सर बहुत थे। कौन कौन बताओ? लालू बड्डे थे, शिवम था, हम थे और हीरू थे और अखिलेश मिश्रा थे, राजेंद्र थे, प्रभात था और अमर था। घटनाक्रम कैसे शुरू हुआ? घटनाक्रम गोली की चलने की स्थिति क्यों आ गई? गोली चलने की स्थिति कि आज इन्हें मारना ही है। क्यों मारना? सूचना आ गई थी क्या? कैसे पुलिस आ रही है? कैसे मालूम था पुलिस आ रही है? पुलिस द्वारा सूचना दी गई थी। अच्छा, क्या सूचना आई थी? पुलिस द्वारा सूचना ये आई थी कि बस जाओ। हाँ, तुम्हारे आंगन में कितने लोग हत्या हुई थी? हमारे आंगन में 3 लोगों की। कौन कौन? आंगन में CO साहब, हाँ, और बाहर दरवाजे पे दरोगा, 2 दरोगा। जिस शशिकांत नाम के अपराधी की बात आप सुन रहे थे, इसके पिता भी पुलिस वालों की हत्या में शामिल थे। CO देवेंद्र मिश्रा समेत 3 पुलिस वालों की हत्या इसी अपराधी के घर के आंगन से की गई थी। इस गैंगस्टर के पिता प्रेम प्रकाश पांडे भी पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। आज शशिकांत पुलिस की गिरफ्त में आया। शशिकांत ने बताया कि CO को गोली विकास दुबे ने मारी थी और बउआ दुबे ने CO का पैर कुल्हाड़ी से काटा था। CO साहब का पैर बउआ ने काटा था। अच्छा, गोली किसने मारी थी? गोली अमर ने, हाँ, और प्रभात ने, हाँ, और विकास ने। और तुम्हारे दरवाजे जो हत्या हुई थी महेश यादव होगा, CO साहब, SO साहब की, और उन सबको उन्हीं ने ही मारा था पलटा। टोटल कितने लोग थे जो पुलिस फायर कर रहे थे? कम से कम 25 से 30। असले इतने थे? हाँ। असले आए कहाँ से इतने पूरे? असले जिनके होंगे वो अपने साथ लाए थे। असले सब विकास दुबे दिलाए थे। अच्छा, कौन कौन असले थे उसमें? सर बंदूक थी, बंदूकें, राइफल सभी थी। अच्छा,
घटना शुरू कैसे हुई थी ये बताओ पूरी। जैसे सूचना आई विकास दुबे ने कहा, तुम लोग बुलाया, कैसे बुलाया, क्या कहीं बुलाया था? फोन करके बुलाया था उन लोग। क्या बोला? यही बोला कि आज गोली चलनी है, बस इतना ही कहा था और कुछ नहीं कहा था। इस घटना की डिटेल्स ऐसी हैं, आज भी उस काली रात की बात याद आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शशिकांत को मिलाकर अब तक हत्याकांड के 4 आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं। इस हत्याकांड में शामिल 6 अपराधी मारे जा चुके हैं। पुलिस का दावा है बचेगा कोई नहीं। तो पुलिस की बात भी आपको सुनवा देता हूं। 120 बी में 7 अभियुक्त जेल गए हैं। 216 में 2 अभियुक्त जेल गए हैं। अब नामित वांछित अभियुक्तों की संख्या शेष 11 रह गई है। इसके अतिरिक्त 2 व्यक्ति जो कि महाराष्ट्र में पकड़े गए हैं, उनका नाम है गुड्डन त्रिवेदी एवं सोनू। उनको रिमांड पर लेके यहाँ की पुलिस आ रही है। अब पुलिस के सामने चैलेंज है विकास के साथियों को पकड़ने का, शहीद पुलिस वालों के लूटे गए हथियार बरामद करने का। लेकिन दुख की बात है कि कुछ नेता वोटों के चक्कर में विकास दुबे को ब्राह्मण बताकर विक्टिम की तरह पेश कर रहे हैं। मायावती ने कहा कि सरकार को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे ब्राह्मण समाज के लोग भयभीत हों, खुद को असुरक्षित महसूस करें। कांग्रेस के जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि हमारे समाज के कई लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। एक और नेता की बात मैंने सुनी, वो कह रहे थे ये सरकार ब्राह्मणों की हत्यारी सरकार है। अब इन बयानों का क्या मतलब निकाला जाए? साफ साफ किसने कुछ नहीं कहा, लेकिन घुमा फिरा के इस तरह की बातें कही। जब तक इस तरह के बयान आते रहेंगे तब तक हत्यारे, बड़े बड़े अपराधी अपनी जाति के नाम पर बचने की कोशिश करते रहेंगे। हत्यारे की जाति के आधार पर वोट की राजनीति होगी और जब तक इस तरह का जहर समाज में बड़े बड़े नेता घोलते रहेंगे तब तक सिस्टम में सुधार की उम्मीद तो नहीं करनी चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग खबर आपको बताता हूं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा का एक बयान जो आज दिन भर चर्चा में रहा। ओली ने कहा कि भगवान श्री राम तो नेपाली थे, असली अयोध्या तो नेपाल में है। असल में ओली के घर पर एक कार्यक्रम था। इस प्रोग्राम में ओली ने कहा कि भारत में नकली अयोध्या है, भगवान राम का जन्म स्थान यानी असली अयोध्या तो नेपाल में है। इस लिहाज से भगवान राम भारत के नहीं नेपाल के हैं। प्राइम मिनिस्टर ओली ने यह भी कहा कि श्री राम बीरगंज के पास ठोरी नाम की जगह के राजकुमार थे। नेपाल के प्रधानमंत्री इस बयान को लेकर जाहिर है हमारे यहां संत समाज में काफी नाराजगी हुई। कई नेताओं ने भी ओली को भारत नेपाल के बीच संबंध खराब न करने की नसीहत दी। फिर नेपाल के विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि ओली ने जो कुछ कहा वो उनके अपने विचार हैं, इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। अभी हमने पहली बार सुना कि प्रधानमंत्री कोई बात कह रहे हैं और विदेश मंत्रालय कह रहा है कि इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं। मैं आपको संतों की नाराजगी दिखाऊं इससे पहले नेपाल के प्रधानमंत्री का वो बयान सुनवा देता हूं जिसकी वजह से ये विवाद खड़ा हुआ। बीरगंज के पास स्थित एक गांव है। अयोध्या नेपाल के बीरभूमि जिले के पश्चिमी में स्थित धोरी शहर में है। भारत दावा करता है कि भगवान राम का जन्म वहां हुआ था। भारत ने सांस्कृतिक अतिक्रमण करते हुए एक नकली अयोध्या का निर्माण किया है। जनकपुर यहाँ और अयोध्या वहाँ, और हम विवाह की बात कर रहे हैं। तब न मोबाइल फोन था न ही टेलीफोन, तो उन्हें जनकपुर के बारे में कैसे पता चला? पहले की शादियां पास पास ही होती थी, इसलिए भारत जिस अयोध्या का दावा करता है उतनी दूर से शादी करने कौन आता होगा? पास ही खोजते और शादी कर लेते। नेपाल के प्रधानमंत्री के बयान से सबसे ज्यादा साधु संत आहत हुए। उन्होंने ओली के बयान पर नाराजगी जाहिर की। आमतौर पर संयम बरतने वाले महात्मा सख्त लहजे में बोले। ऑल इंडिया अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने कहा कि पी शर्मा ओली उल्टे सीधे बयान देकर नेपाल को विनाश के रास्ते पर ले जा रहे हैं। भगवान श्री राम जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उनका जन्म अयोध्या में हुआ है
सरजू के तट पे है और नेपाल में सरजू है ही नहीं। तो विवादित बयान देकर के वो करना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं। मुझे लगता है कि नेपाल के प्रधानमंत्री नेपाल को विनाश तरफ। कोरोना का खौफ तो पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया डरी हुई है, लेकिन आज बिहार से कोरोना की जो तस्वीर आई वो बेहद डराने वाली है। पटना से ये रिपोर्ट आई है। बिहार सरकार के होम डिपार्टमेंट में अंडर सेक्रेटरी रह चुके एक अफसर उमेश रजक की कोरोना की से मौत हो गई, लेकिन मौत से पहले जो हुआ उसे देखकर किसी का भी दिल कांप जाएगा। उमेश रजक तेज बुखार से तप रहे थे। परिवार वाले उन्हें पीपीई पहनाकर पटना के एम्स में पहुंचे, लेकिन उन्हें एडमिट नहीं किया गया। परिवार वाले रोते रहे, लेकिन किसी ने उनकी गुहार नहीं सुनी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग पटना एम्स में खड़े हुए और यहाँ पे एक कोरोना पॉजिटिव के मरीज जो हैं बाहर में पड़े हुए हैं। कोई देखने वाला नहीं है, ना स्वास्थ्यकर्मी, ना कोई डॉक्टर, ना कोई गार्ड, कोई भी नहीं। बाहर मरीज के परिजन खड़े हुए हैं। यहाँ पर भी कोरोना के पॉजिटिव हैं और ये उनके परिजन हैं, फैमिली है। आइए आगे आइए, बताइए क्या मामला है। मामला ये है कि बोले कि अंडर सेक्रेटरी हैं होम डिपार्टमेंट के, तो इनका ट्रीटमेंट कर दीजिए। कोविड-19 के कि हमने नहीं लेंगे, जगह नहीं है। कहाँ से आप आए हैं? हम जगदलपुर से आए हैं, तुलसीपुर गांधीपुर। कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। इस हॉस्पिटल में कोई रिस्पॉन्स नहीं है। पल्स रेट घट रहा है, ऑक्सीजन घट रहा है, सब चीज घट रहा है। तो कितना रिक्वेस्ट किए कि आप लोग नहीं ट्रीटमेंट कीजिएगा तो कौन करेगा। आप लोग एक ऊपर भगवान है, एक नीचे आप लोग भगवान। तो जैसे कि जो कोरोना पॉजिटिव के जो संगीन है, वो उनका रिजल्ट क्या पॉजिटिव आया है क्या? पहले निगेटिव आया, अच्छा, फिर पॉजिटिव दिया। जरा सोचिए, रिजल्ट पॉजिटिव है, पल्स कम हो रही है, सांस लेने में दिक्कत है, लेकिन न कोई डॉक्टर है और न कोई हेल्थ वर्कर, न कोई सपोर्ट। और उमेश रजक को जब तक इलाज मिला तब तक काफी देर हो चुकी थी। आज उनकी मौत हो गई। ये तस्वीरें बिहार में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या और हॉस्पिटल्स पर बढ़ते प्रेशर का सबूत है। इसलिए कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए आज बिहार सरकार ने 15 दिन के लॉकडाउन का फैसला किया। परसों यानी 16 जुलाई से 31 जुलाई तक बिहार में टोटल लॉकडाउन होगा। और यह फैसला इसलिए लेना पड़ा क्योंकि बिहार में पिछले कुछ दिन से रोजाना कोरोना के 1000 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। आज बिहार में कोरोना के 1432 नए केसेस सामने आए। लॉकडाउन को लेकर सरकार ने कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं। जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है उस पर कोई रोक नहीं लगेगी। सामान लाने ले जाने पर लोडिंग अनलोडिंग भी जारी रहेगी। गैरेज और सड़क किनारे पर जो ढाबे हैं वो खुले रहेंगे, लेकिन ड्राइवर ढाबे में बैठकर खाना नहीं खा सकते, बल्कि खाना पैक कराकर गाड़ी में खाएंगे। ट्रेन और फ्लाइट सर्विसेज जारी रहेंगी, लेकिन सरकारी और प्राइवेट बसेस नहीं चलेंगी। ऑटो और टैक्सी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े लोग बिना पास के घर से निकल सकेंगे। राज्य सरकार के दफ्तर बंद रहेंगे, लेकिन जरूरी सेवाओं से जुड़े दफ्तर खुलेंगे। अब जिस प्रकार से ये संख्या बढ़ी है, हमको पूरे राज्य के अंदर इस संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन की आवश्यकता है, ताकि लोगों का मूवमेंट रुके। यह जब लॉकडाउन हुआ है तो इससे इस संक्रमण के बढ़ते हुए चेन को रोकने में सुविधा मिलेगी। हम संक्रमण के चेन को रोकने में सफल होंगे और लॉकडाउन के अच्छे परिणाम पूर्व में भी पूरी दुनिया और देश के अंदर देखे गए हैं। इसलिए बहुत सोच विचार के बाद राज्य की सरकार ने यह निर्णय किया है। बहुत सारे शहरों में फैसले लिए गए हैं लॉकडाउन को बढ़ाने के। बेंगलुरु उसका एक एग्जाम्पल है। 1 हफ्ते के लिए यहाँ लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। पिछले 10 दिन से बेंगलुरु में रोजाना कोरोना के 1000 से ज्यादा नए केसेस सामने आ रहे हैं। सरकार ने बेंगलुरु में कल रात 8 बजे से लेकर 22 जुलाई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन किया है। लॉकडाउन के दौरान
एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर सभी सरकारी और प्राइवेट कंपनियां बंद रहेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगा। उन्हीं ट्रेन और फ्लाइट्स को मंजूरी दी गई है जिनके टिकट पहले से बुक हो चुके हैं। ग्रोसरी स्टोर्स, दूध, सब्जी और मीट की दुकानें सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खुल पाएंगी। कोरोना के खौफ से मुंबई बहुत परेशान है, लेकिन अब बारिश मुंबई के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गई है। आज दिन में मुंबई और आसपास के इलाकों में जबरदस्त बारिश हुई और अगले 3 दिन तक मुंबई, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और कोंकण के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने पहले से ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। मुंबई में सेंटा क्रूज, मिलन सबवे, सायन, जुहू, विले पार्ले, बोरीवली, अंधेरी समेत कई इलाकों में 3-4 घंटे बारिश हुई, जिसकी वजह से हर जगह वाटर लॉगिंग है। सड़क पर 1.5 से 2 फीट पानी भरा हुआ है। वाटर लॉगिंग की वजह से ऑफिस से वापस लौट रहे लोग काफी परेशानी में रहे। बीएमसी ने कई जगह वाटर पंप लगाकर, मेन होल खोलकर पानी निकालने की कोशिश की, जैसा हमेशा किया जाता है, लेकिन बारिश इतनी तेज हो रही थी कि ये सारे इंतजाम नाकाफी साबित हुए।